वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। इस सीरीज के पिछले एपिसोड को हमने एक रेंजर जिम की 2 कहानियों के साथ खत्म किया था, पर जिम का कहानियों का पिटारा भी खाली नहीं हुआ है। अपने अगले अनुभव में जिम कहते हैं, ये एक और जरूरी अनुभव मैं सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज को मेरे अलावा भी कई और लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर जंगलों में नहीं तो शहरों में, यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं तो दुनिया के किसी और हिस्से में। पर मुझे यकीन है कि यह चीज अनदेखी तो नहीं हो सकती। मैंने आसमान में एक यूएफओ देखा था। पहली नजर में तो मुझे लगा कि यह कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट होगा जो आसमान में रुका हो सकता है। यूएस मिलिट्री के पास ऐसे कई चॉपर्स और जेट्स हैं जो कि आसमान में कहीं भी रुक सकते हैं। पर यह यूएफओ दिखने में थोड़ा अजीब था। यह एक ट्रायंगल शेप्ड यूएफओ था और यह देखने में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सा लग रहा था, जैसे यह चमक रहा हो, या फिर उसके चमकने की वजह से मुझे यह वैसा दिखाई दे रहा था। इसके आसपास चमकती हुई सफेद आउटलाइन जैसी थी। इस तरह का मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो मैंने कभी नहीं देखा, और ऐसा कोई एयरक्राफ्ट मिलिट्री बनाएगी ही क्यों? मतलब वॉर में स्टेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और अगर कोई एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा चमक रहा हो तो वो दुश्मन की नजरों में सबसे पहले आएगा। इसके अलावा अपनी ड्रिल्स के समय मैंने और मेरी टीम के कई लोगों ने एक बहुत ही बड़े और अजीब सी काली क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट को आसमान में तैरते हुए देखा था। ये किसी डायरेक्शन में उड़ नहीं रहा था, बल्कि एक ही जगह पर रुका हुआ था। उसके साइज की बात करें तो वो आसमान में काफी ऊपर होने के बावजूद बहुत बड़ा नजर आ रहा था। इस हिसाब से उस क्यूब की चौड़ाई सैकड़ों फीट होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि यह क्यूब आसमान में किसी ताकत से एक जगह रोका गया था। मुझे पता है कई लोग मेरी इन बातों को डिस्क्रेडिट करने और मुझे झूठा कहने की कोशिश भी करेंगे, पर मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी, कम से कम एक बार ही सही, कुछ ऐसी अनहोनी, पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीजों से दो चार होना ही पड़ता है। अगर उन लोगों में से किसी के साथ ऐसा या फिर कुछ और सुपरनैचुरल अभी तक नहीं हुआ तो इंतजार करिए, जिंदगी आपको इसका एहसास जरूर करा देगी। मैंने आज तक तो जो भी सुपरनैचुरल देखा और महसूस किया है वो सब आपको बता चुका हूं, चाहे वो यूएफओज हों या फिर उन बदनसीब हाइकर्स के साथ हुए हादसे। उनमें से किसी का भी एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे तो क्या, किसी के पास भी नहीं है। मेरा नाम रिचर्ड है और मैं ओरेगोन में एक पार्क रेंजर हूं। रिचर्ड मेरा असली नाम नहीं है, पर मैं आपको अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। खैर, मेरे साथ ये जो हुआ था वो मेरे साथ हुआ सबसे डरावना हादसा तो नहीं है, पर फिर भी ये काफी घिनौना है। यहां जंगल में आने वाले हाइकर्स अक्सर हमें कॉल करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि यह हमेशा ही किसी के खोने के बारे में हो, पर वो अक्सर हमारी छोटी मोटी मदद के लिए हमें बुलाते हैं। इस बार मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया था।
जो कि एक भटके हुए लड़के की तरफ से था। उसने खुद ही कॉल करके मुझे बताया था कि कोई पहाड़ियों के बीच से उसका पीछा कर रहा था। उस लड़के के मुताबिक वो जो भी था बहुत ही बड़ा और तेज था। वो मुझे ज्यादा कुछ नहीं बता पाया क्योंकि उसका सिग्नल बहुत ही खराब था और उसका फोन बीच में ही कट गया था। मैंने एक और रेंजर को अपने साथ लिया और उस लड़के की तलाश में निकल पड़ा। मैं उस रेंजर के साथ पहाड़ों पर पूरा दिन उसे ढूंढता रहा, पर वो नहीं मिला। अब तक रात हो चुकी थी और इसीलिए मैंने और भी टीम्स को मदद के लिए बुला लिया था। प्रोटोकॉल के हिसाब से हम सभी अलग अलग टीम्स में बंटकर उसे ढूंढने निकल पड़े। मैं और मेरी टीम्स एक रास्ते पर निकल पड़े थे जो कि एक गहराई सी होती जगह से एक नाले पर खुलता था, जबकि मेरे कुछ और साथी उस लड़के के फोन की लास्ट लोकेशन की तरफ निकल गए थे। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद मैंने पेड़ों के बीच किसी को चहलकदमी करते हुए देखा, पर ये जो भी था ये शायद कोई इंसान नहीं था, क्योंकि वो मूवमेंट नॉर्मल नहीं था। ये ऐसा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुलाना चाहता हो, जैसे वो मुझे छेड़ रहा हो। वो जो भी था शायद जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, और जैसे ही मैं उसके थोड़ा नजदीक पहुंचा तो वो एकदम शांत हो गया। मेरे कदम भी अपनी जगह जमे हुए थे और मेरा हाथ अपनी पिस्टल पर था। इससे पहले कि मैं कुछ करता, उस चीज ने एक सीधी छलांग मारी और वो पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ कम से कम 30 फीट ऊंचा तो रहा होगा। वो एक ही बार में पेड़ के ऊपर पहुंच गया था और मेरी आंखों के सामने ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाते हुए भाग गया। वो किसी बंदर की तरह पेड़ों पर कूद रहा था, पर बंदर इतनी लंबी छलांग नहीं मारते और वो साइज में भी इतने लंबे चौड़े नहीं होते। मतलब फिजिक्स के लॉज जैसे उस पर लागू ही नहीं हो रहे थे। मेरा पार्टनर पास ही था। मैंने उसे तुरंत ही रेडियो पर कांटेक्ट किया और उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उस पर अभी कोई हमला करने वाला है। उसने झाड़ियों से अपनी तरफ आते हुए भारी कदमों की आहट सुनी थी। मेरा पार्टनर कह रहा था कि वो जो भी था काफी जोर से गुर्रा रहा था और उसकी गुर्राहट को मैं अपने वॉकी टॉकी पर सुन भी पा रहा था। मतलब वो चीज मेरे पार्टनर के बहुत करीब थी। उसके साथ मौजूद बाकी टीम मेंबर्स भी अब चिल्लाने लगे थे और मेरा पार्टनर वो चीख रहा था क्योंकि उस पर किसी ने हमला कर दिया था। तभी वॉकी टॉकी पर मेरा कांटेक्ट उससे टूट गया और दूसरी तरफ से सिवाय स्टैटिक के बाकी सारी आवाजें आनी बंद हो गईं। मेरे हाथ में वॉकी टॉकी था और मैं बस उसे देखे जा रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे उस लड़के को ढूंढना भी था। उसी पल मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे आसपास सारी आवाजें आनी बंद हो गई है। मतलब जंगल जैसे एकदम शांत हो गया था और मुझे कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वो कदमों की आवाज पास आते आते बहुत ही तेज हो गई थी और जैसी वो आवाज थी, वो जो भी था काफी भारी भरकम रहा होगा। उसके बाद मैंने जो देखा, हमारे सभी टीममेट्स ने उस स्पॉट से वापस लौटने का फैसला किया। मुझे अंधेरे में कुछ आकृतियां दिखाई दी थीं, बहुत ही बड़ी और भीमकाय। वो चलते हुए हमारी तरफ ही आ रही थी। हमें कुछ पता नहीं था कि वो कौन या फिर क्या था। अब हमारा ये सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। कहाँ हम उस लड़के को ढूंढने निकले थे और अब उसके साथ साथ हमें मेरे पार्टनर और उसकी टीम को भी ढूंढना था। उस वक्त हम उस स्पॉट से लौट गए, पर हमने अपना सर्च ऑपरेशन बंद नहीं किया। हम अगले कई दिनों तक मेरे पार्टनर और उसकी टीम और उस खोए हुए लड़के को ढूंढते रहे, पर हमें कुछ नहीं मिला।
उनकी लास्ट नोन लोकेशन हमारे जीपीएस पॉइंट से बस 5 किलोमीटर दूर ही थी, पर फिर भी हमें उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अगर हमें कोई सुराग मिला था तो वो था खून। खून जो कि एक लकीर की तरह घने जंगलों के बीचों बीच गया था। और फिर हमें वो भी मिलना बंद हो गया। हमने उस खून का सैंपल भी लिया और उसे अपने पार्टनर और बाकी टीम मेंबर से मैच करने की कोशिश की, पर वो खून उनमें से किसी का भी नहीं था। उस खून के सुराग के बाद हमारे कुत्तों को भी रेंजर्स की गंध मिलना बंद हो गई। जितने भी रेंजर्स लापता थे, उनकी गंध उन कुत्तों को मिल ही नहीं रही थी। मेरे सुपीरियर्स ने मुझे इस हादसे के बारे में चुप रहने को कहा था। शायद वो नहीं चाहते थे कि मीडिया में उनकी बेइज्जती हो, पर इसीलिए मैं उन्हें घटिया और जलील कहता हूं। शायद हमारा पाला किसी ऐसी चीज से पड़ा था जिसे उस जंगल में नहीं होना चाहिए था, या फिर शायद हमें ही वहां नहीं होना चाहिए था। पर जो भी हो, ये जॉब जितनी सेफ कही जाती है उतनी है नहीं। जब 15 साल पहले मैंने अपनी पार्क रेंजर की जॉब नई नई शुरू की थी, तब मुझे जिस पार्क में मैं काम करता हूं वहां के बारे में कई बातें पता चली, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो ना सिर्फ सुनने में अजीब लगते थे बल्कि कहीं भी सेंस नहीं बनाते थे। ये पहला हादसा लगभग 12 साल पहले हुआ था। हाँ, मैं आपको अपना नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम स्टीव है। मेरा पूरा नाम जानकर आप क्या करेंगे? वैसे भी ये मुझे मुसीबत में डाल सकता है। मैं अपने पार्क का नाम भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी सही आइडेंटिटी को रिवील कर देंगी, और ये मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरे साथ कुछ और भी बुरा हो जाए। खैर, मैं अपनी कहानी पर वापस आता हूं। ये एक हाइकर के बारे में है जो इस पार्क में एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैकिंग ट्रेल के आसपास से ही लापता हो गया था। हमारी सर्च टीम्स जब उस हाइकर की तलाश में निकली तो उन्हें जल्दी ही उसका बैकपैक और सप्लाईज जैसे कि खाने पीने का सामान वगैरह मिल गया। उसका सारा सामान बिल्कुल सही सलामत था। उस पर मिट्टी तक नहीं लगी हुई थी। सारे सामान से मेरा मतलब है उसके बैग में मौजूद चॉकलेट्स, पानी की एक्स्ट्रा बोतलें और कैंपिंग का सामान। सब कुछ बिल्कुल अच्छी कंडीशन में था। पर वो हाइकर 10 दिन से लापता था। सर्च टीम्स ने उसे ढूंढने में दिन रात एक कर दिया, पर कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। हमारे कुत्ते भी उसके बैकपैक से उसकी गंध नहीं पकड़ पा रहे थे। मैं इस सर्च में खुद इन्वॉल्व नहीं था, पर मुझे इस अजीब से हादसे के बारे में सब कुछ पता है। सर्च टीम्स को उस हाइकर की तलाश करते हुए एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज मिली थी। ये एक तरह की पुराने जमाने की कैंप साइट जैसा कुछ था। मतलब जैसी कैंप साइट नेटिव अमेरिकन या फिर जंगलों में रहने वाली जनजातियां बनाती हैं, वैसा ही कुछ। ये कैंप साइट जहां से उस हाइकर का बैकपैक मिला था, वहां से हमारी सर्च टीम को लगभग 19 किलोमीटर दूर मिली थी। उन्हें वहां एक और चीज मिली थी, जो था एक ह्यूमन स्केलेटन। हमारी टीम को लग रहा था कि यह कंकाल उसी हाइकर का था, पर यह कंकाल पूरा नहीं था। मतलब इसे किसी मम्मी की तरह सहेज कर नहीं रखा गया था। उन्हें वहां उस कंकाल की अलग अलग हड्डियां मिली थीं। वो स्केलेटन जितना भी मिला था, जब उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो वो उसी हाइकर का था। उसका डीएनए बैकपैक पर मिले डीएनए से हूबहू मैच करता था। उन हड्डियों की फॉरेंसिक जांच करने पर फॉरेंसिक टीम को ढेर सारे सुराग मिले थे। उन हड्डियों पर खाए जाने जैसे निशान थे। मतलब कोई उस हाइकर को मारकर खा गया था। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे जरा दिल थाम कर सुनिएगा। उस हाइकर की हड्डियों पर मिले बाइट मार्क्स
यानी दांतों के निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसानी दांतों जैसे थे। मैं नहीं जानता उसे किसने खाया, या फिर जब उसे खाया जा रहा था तब वो जिंदा था या मर चुका था। पर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स झूठ नहीं बोलती। परेशानी पैदा करने वाली बात यह है कि हमारे नेशनल पार्क्स, इनमें ऐसी कोई जनजाति या ट्राइब्स नहीं रहती जो कैनिबल्स हों, बल्कि यहां तो कोई इंसान रहता ही नहीं सिवाय हमारे। तो फिर उस हाइकर को किसने मारकर खा लिया था? क्या यहां आने वाले हाइकर्स में से किसी ने ही ये किया था? हो सकता है, पर अगर ये सच है तो क्या हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं जो इंसानों को मार कर खाने से भी गुरेज नहीं करते? इस बात को सिर्फ याद करके ही मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ जाती है। खैर, मैं दूसरी कहानी पर आता हूं। ये कहानी मेरे एक फेलो रेंजर ने मुझे बताई थी। ये एक कैंपर के बारे में है जिसे सुबह करीब 4-5 बजे के आसपास उसके टेंट से खींचकर निकाला गया था। जब सर्च टीम्स उस कैंपर की तलाश में निकली तो वो उन्हें कहीं नहीं मिला। उसका टेंट पूरा तहस नहस हो चुका था और वहां काफी खून पड़ा हुआ था। उसके खून के निशान जंगल में थोड़ा अंदर की ओर करीब 300-400 मीटर तक गए और उसके बाद बस खत्म हो गए, कुछ नहीं। ये कैंपर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम रॉजर पैटरसन था। उसकी उम्र करीब 59 साल की थी। ना तो उसने कभी शादी की थी और ना ही उसके कोई बच्चे थे। वो एकदम लोन वुल्फ टाइप आदमी था, पर वो इस इलाके में अक्सर ही हाइकिंग के लिए आता रहता था। पहली नजर में तो सर्च टीम्स को ये एक भालू का मामला ही लग रहा था, क्योंकि यहां काफी भालू पाए जाते हैं और वो खाने की महक से अक्सर कैंप्स की तरफ खींचे चले आते हैं। पर वहां भालू के पैरों के निशान कहीं नहीं थे। हां, वहां की हालत और मिट्टी में बने निशान इस ओर इशारा जरूर कर रहे थे कि उस कैंपर ने, वो जो कोई भी था, उसके साथ काफी संघर्ष किया होगा। मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूं। उस टेंट को जिस तरह से फाड़ा गया था और उस पर जैसे पंजों के निशान थे, वो भालू के तो नहीं थे और ना ही वो किसी जंगली कुत्ते या भेड़िए के थे। जिस भी चीज ने रॉजर पर हमला किया था वो कुछ और ही था। हमने रॉजर को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया। वो खून के धब्बों की गंध पकड़कर हमें जंगल की ओर थोड़ा अंदर ले भी गए, पर जहां वो धब्बे या खून के बने निशान खत्म हो गए थे, वहां पहुंचते ही हमारे कुत्तों का व्यवहार थोड़ा बदल गया। वो थोड़े छटपटाने से लगे थे। वो कुछ पैनिक कर गए थे और ना जाने किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ रहे थे। मेरे पार्टनर ने बताया कि उसने खुद कुत्तों की लीश खींचकर उन्हें उस तरफ ले जाने की कोशिश की, पर उन्होंने अपने पैर जमीन पर जमा दिए थे। उस वक्त किसी को यह समझ नहीं आया था, पर हम रेंजर्स अपने कुत्तों पर काफी भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीजें भी दिखाई दे जाती हैं जो हम नहीं देख सकते। हो सकता है उन कुत्तों को किसी ऐसी चीज की गंध मिल गई हो जिससे वो डर रहे हों, पर वहां सिर्फ उन कुत्तों के रुक जाने से वो सर्च खत्म नहीं हुई थी। मेरे पार्टनर और उसकी टीम ने अपनी तलाश उसके आगे भी जारी रखी, पर रॉजर उन्हें नहीं मिला। और जैसा मुझे शक था, उस छोटे से इलाके में कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि रॉजर के लापता होने के कुछ महीनों के अंदर ही अंदर हमें उस इलाके से कई परेशान कर देने वाली रिपोर्ट्स मिली थी। कुछ कैंपर्स ने हमें ऑफिशियली रिपोर्ट किया था कि उन्होंने उस इलाके में एक जरूरत से ज्यादा बड़े और लंबे चौड़े एप जैसे किसी जीव को दूर से देखा है जो उन्हें घूर रहा था। उन कैंपर्स की किस्मत अच्छी थी कि वह उस जीव से बचने लायक दूरी पर थे। एक 40 के आसपास की औरत ने हमें बताया कि वो जब सुबह 5 बजे के आसपास टॉयलेट यूज करने के लिए उठी तो उसे वो बड़ा सा जीव दिखाई दिया था। वो उसे पेड़ों के पीछे से घूर रहा था। उस औरत ने उस जीव का हुलिया भी बताया। उसके मुताबिक वो जीव काफी बदसूरत था
उसका चेहरा सामने से दबा हुआ था और उसकी आंखें काफी लाल थीं। पर उस औरत के मुताबिक उस जीव की आंखों में कुछ था जो उसे डरा रहा था। वो आंखें किसी जानवर की नहीं थीं जो अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। वो आंखें इंसानों जैसी थीं जो शायद सोच सकती थीं। वो औरत कह रही थी कि उस जीव को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी जांच कर रहा हो। वो औरत उस जीव को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और वो सीधा भागकर अपनी कैंप साइट पर लौट आई। इसके बाद उसने वहां से एक रेंजर को कॉल किया और उसे बुलाया। रॉजर के गायब होने के बाद से ही इस तरह की रिपोर्ट्स इस नेशनल पार्क में सालों से आती रही हैं, जिनमें लोगों ने एक बड़े से बालों वाले और दो पैरों पर चलने वाले जीव को दर्जनों बार देखा है। कई रेंजर्स इस जीव को बिगफुट या सैस्क्वाच ही मानते हैं। उनका मानना है कि रॉजर को भी इसी बिगफुट ने मारा होगा। पर रॉजर के टेंट और बाकी इक्विपमेंट की फॉरेंसिक जांच बताती है कि जो जीव भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार था, उसके मुंह में ढेर सारे दांत होने चाहिए थे। मतलब उस जीव का मुंह किसी कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी या फिर भालू जैसा आगे की ओर निकला हुआ होना चाहिए था। पर उसके बावजूद ये बाइट मार्क्स इनमें से किसी जानवर से नहीं मिलते। और हम पहले से ही जानते हैं कि इंसान या एप्स जैसे कि बंदर, गोरिल्ला वगैरह का डेंटल स्ट्रक्चर इन सब से बिल्कुल अलग होता है। मैं कोई बिगफुट एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं जानता हूं कि अगर वो वैसे ही हैं जैसे कि हम कॉन्स्पिरेसी वीडियोस या एनिमेशन में देखते हैं, तो उनके मुंह में भी इस तरह के दांत नहीं हो सकते। खैर, इस औरत के अलावा भी कई कैंपर्स ने अपनी कैंप साइट के आसपास रात में अजीब आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें किसी जानवर की गुर्राहट या फिर बंदरों की हाउलिंग जैसी नहीं, बल्कि इनसे बिल्कुल अलग हैं। ये आवाजें थी लकड़ी पर कुछ ठोके जाने की और किसी के चिल्लाने की। कुछ कैंपर्स ने तो रात के अंधेरे में लोगों के बात करने की आवाजें भी सुनी हैं। कई कैंपर्स ने रात के 1-2 बजे के बीच इंसानों जैसी गुर्राने की आवाजें सुनी हैं। उनके मुताबिक उन्हें ये आवाजें अपने कैंप के आसपास महसूस हुई थीं। उन्हें लगा कि कोई बाहर से उनके टेंट को सूंघ रहा है और बार बार अपने भारी भरकम पैर पटक रहा है। 1980 के आसपास एक आदमी ने तो यहां तक कहा था कि उसने अपनी गन से एक जीव को शूट भी किया। वो कह रहा था कि वो उसके कैंप के कुछ ज्यादा ही पास आ गया था। उस आदमी ने बताया था कि वो अपना एक ट्रेलर यानी कैरावान व्हीकल लेकर कैंप पर आया था। अपनी इस आलीशान वैन की वजह से उसे बाहर सोने की कोई जरूरत नहीं थी। वो यहां अपनी पत्नी के साथ था। उन्होंने शाम को बाहर बारबेक्यू ग्रिल पर कुछ खाना पकाया और रात होते के साथ ही वो अपना सामान समेटकर उसे ट्रेलर में रखने लगा था। वो बाहर यही सब काम कर रहा था और उसकी पत्नी वैन में नहा रही थी। इसी वक्त उसने किसी को अपने कैरावान की तरफ आते देखा। वो आदमी उस जीव को देखकर काफी डर गया था और उसने बिना देर किए अपनी रिवॉल्वर से उस पर गोलियां चला दी। पर उसके बाद जो हुआ वो उस आदमी की कल्पना से परे था। वो जीव जो कि अभी तक उसकी तरफ बड़े आराम से चलता हुआ आ रहा था, गोलियां लगने के बावजूद वो भागा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर उसकी तरफ बढ़ा। उस आदमी की रिवॉल्वर खाली हो चुकी थी और वो गोलियां भरने में लगा हुआ था, पर तब तक वो जीव उसके बहुत पास आ चुका था। पर अजीब बात थी कि उसने पहला हमला उस आदमी पर नहीं, बल्कि उसके कैरावान पर किया। उसके एक ही वार ने उसके कैरावान के मेटल फ्रेम में छेद कर दिया और उसके शीशे तोड़ दिए। उसकी बीवी अंदर से चिल्ला रही थी। जब तक वो जीव उस आदमी की तरफ पलटा, तब तक उसने एक गोली सीधा उसकी आंख में मारी, जो कि उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई। वो जीव मर चुका था। उन दोनों पति पत्नी ने इस हादसे को तुरंत ही रेंजर्स को रिपोर्ट किया और रात होने तक कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने उन पति पत्नी को हिरासत में ले लिया और उनसे काफी पूछताछ की।
वो नेशनल पार्क कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उस आदमी का कैरावैन व्हीकल भी गवर्नमेंट ने सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया था। इसके आगे उन पति पत्नी के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। मुझे मेरे सुपीरियर ने इतना ही बताया और इससे ज्यादा पूछने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की चिंता है और मैं नहीं चाहता कि एक दिन मैं इस नेशनल पार्क से अपने घर वापस ही ना लौटूं। उस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद पार्क वापस खोल दिया गया था। जिस भले आदमी ने मुझे इस हादसे के बारे में बताया था वो मुझसे काफी सीनियर है और इस पार्क में 1970 से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में काफी कुछ देखा है और वो बताते हैं कि जब उन पति पत्नी के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन भी वो इसी पार्क में ड्यूटी पर थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने खुद उन गोलियों की आवाज सुनी थी और ना जाने कैसे पर 1-2 घंटों में ही वहां कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए थे और उन्होंने 12 घंटों के अंदर अंदर सारी पब्लिक को पार्क से बाहर निकालकर इसे लॉकडाउन कर दिया। उनके इस पार्क से जाने के बाद ना तो वहां उस बिगफुट जैसे जीव की डेड बॉडी थी, ना तो खून था और ना ही कोई और सबूत। उन्होंने जितना जल्दी हो सके इस एनकाउंटर के सारे सुराग मिटा दिए थे। मेरे ये सीनियर रेंजर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी बिगफुट वगैरह को नहीं माना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। पर जो उस आदमी के साथ हुआ था और जैसी हालत उसके कैरावैन व्हीकल की हुई थी, वो झूठ तो नहीं बोल सकता। और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने जितनी जल्दी उस कैंप साइट से सारे सबूत मिटाए और इस हादसे को दबाया था, वो उनके गले नहीं उतरता। अब अगर हम वापस आज में आकर रॉजर और उस अधेड़ उम्र की औरत की बात करें तो ये दोनों हादसे सन 2001-2 के आसपास हुए थे। रॉजर के कैंप पर हुए हमले को हमने फाइल्स में एक भालू का हमला बताया है, पर आप भी जानते हैं कि यह गलत है। जिस तरह के दांतों के निशान हमें मिले थे और जैसी बर्बादी उस कैंप साइट पर मचाई गई थी, इस भालू का साइज किसी एसयूवी के बराबर होना चाहिए था। मैं इस तरह की बातें आमतौर पर सिविलियन से नहीं करता, पर मैं ये सब मजबूरी में कह रहा हूं। हमारे पार्क के साथ कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम चल रही है। ये भेड़ियों के बारे में है, काफी बड़े साइज के भेड़िए। इनफैक्ट अब तो हम इन्हें बफेलो वुल्व्स कहकर बुलाने लगे हैं। इन एबनॉर्मली लार्ज भेड़ियों ने हमारे लिए काफी परेशानियां पैदा कर दी हैं। हमारे पार्क में कुछ समय पहले तक काफी बड़ी संख्या में हिरन हुआ करते थे, पर अब इन भेड़ियों की वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम होती जा रही है। हमारे नेशनल पार्क और इसके आसपास का इलाका पहले हिरनों, रैकून और पॉसम से भरा हुआ रहता था, पर पिछले 2 सालों में वो सब गायब होते जा रहे हैं। यहां तक कि हमारे यहां कई खूबसूरत पक्षी भी मिलते थे जो अब नहीं है। पर सबसे ज्यादा कमी हिरन की पॉपुलेशन में आई है। यह सिर्फ कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इन भेड़ियों के आने से यहां की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन गिरती जा रही है। यह समझने के लिए आपको कोई बायोलॉजिस्ट होने की जरूरत तो नहीं, राइट? और यह ऑब्जर्वेशन सिर्फ मेरा नहीं है। हमें पार्क में आए कैंपर्स और हाइकर्स की तरफ से कई कंप्लेंट्स मिली हैं जो कि इन्हीं बड़े भेड़ियों के बारे में है, क्योंकि ये भेड़िए सिर्फ हिरन नहीं बल्कि ये इंसानों के पीछे भी पड़े हुए हैं। कई हादसों में इन्होंने लोगों के कैंप्स के अंदर घुसने की कोशिश भी की है। इसकी वजह से हमें एक एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ी, जिसमें हमने लोगों को शाम ढलने के बाद इस पार्क में आने से मना कर दिया है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। ये कहते हुए मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि सुनने में यह मनगढ़ंत बात लगती है, पर ऐसा है नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बफेलो वुल्व्स, अब मैं क्या कहूं, अपने पीछे के 2 पैरों पर चलते भी देखे गए हैं। आप शायद मुझे पागल समझ रहे होंगे, क्योंकि ये नामुमकिन है,
मतलब आपके घर के कुत्ते खेल खेल में ऐसा करते होंगे, पर जंगली जानवर ऐसा नहीं करते, और भेड़िए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हो सकता है वो कभी कभार दो पैरों पर खड़े होकर आसपास के इलाके को जांचते हैं, पर वो दो पैरों पर शिकार नहीं करते। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। पर इन भेड़ियों में कुछ और अजीब बातें भी थीं जो अननेचुरल हैं। जिन भी लोगों ने भेड़ियों के बारे में रिपोर्ट्स दी थी वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। ये वो बातें हैं जो सारे आई विटनेसेस के बयानों में एक जैसी हैं। उन विटनेसेस के मुताबिक वो भेड़िए अपने दो पैरों पर खड़े होने पे कम से कम 7-8 फीट ऊंचे हैं। उनकी आंखें भी बिल्कुल अलग थीं, जैसे उनसे रोशनी निकल रही हो। एक आदमी जिससे मैंने खुद बात की थी, उसका कहना था कि इन भेड़ियों की आंखें बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग हैं। अगर किसी भी जानवर की आंखों में रोशनी मारते हैं तो वो चमकने लगती हैं, पर इन बफेलो वुल्व्स के साथ ऐसा नहीं था। उनकी आंखों से वो चमक अपने आप ही निकलती है। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि मैं इस अजीब सी इंफॉर्मेशन का क्या करूं। पर वो आदमी उन भेड़ियों को देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया था। उसने ये भी बताया कि इन जानवरों का व्यवहार बाकी शिकारी जानवरों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसानों से जरा भी नहीं डरते और पास आने से बिल्कुल नहीं हिचकते। आमतौर पर शिकारी जानवर बिना कारण इंसानों के पास नहीं आते, पर वो वुल्व्स ऐसे नहीं हैं। वो अगर आपके आसपास हैं तो अपने अगल बगल के माहौल से आपको उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। उन भेड़ियों से एक गंदी बदबू आती है जो कि मतलब मैं क्या कहूं, गीले कुत्ते जैसी है। कुछ विटनेसेस जिनसे मैंने बात की वो बताते हैं कि यह महक सड़ते हुए मांस और गीले कुत्ते जैसी थी। मैं इस बदबू के बारे में पर्सनली कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा सामना इन भेड़ियों से कभी नहीं हुआ, पर आई विटनेसेस की कही गई बातें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। हो सकता है आपको ये बड़ा ही मामूली लगे, पर मैं यहां एक ऐसी बात कर रहा हूं जहां एक बड़ा ही अनोखा शिकारी जानवर एक सीमित इलाके में मौजूद वाइल्ड लाइफ को खत्म करता जा रहा है, और अब उसकी दिलचस्पी इंसानों में भी बढ़ने लगी है। कुछ और विटनेसेस से जब मैंने डिटेल में बात की तो उन्होंने मुझे इन भेड़ियों की आवाज के बारे में भी बताया। उनके मुताबिक इनकी आवाज किसी माउंटेन लायन यानी पूमा जैसी है, पर काफी गहरी और भारी। भेड़िए ऐसी आवाजें नहीं निकालते। उनका कहना था कि इन आवाजों में कुछ सुपरनैचुरल था जो उन्हें परेशान कर रहा था। ये चेक करने के लिए कि क्या ये आई विटनेसेस सच बोल रहे हैं या नहीं, मैंने कई गवाहों के बयानों को एक साथ मिलाने की कोशिश की और उनमें ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब वो सब एक ही बात कर रहे थे, बस अलग अलग तरह से। ये कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा संख्या में थी कि वो झूठ नहीं हो सकती, और हमारे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स पर रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टाफ भी नहीं था। मैंने इंटरनेट पर भी इस बारे में सर्च किया और कनाडा में मौजूद मेरे एक दो दोस्तों से भी बात की। उनका कहना था कि इस तरह के भेड़ियों को कनाडा में भी देखा गया था। ये भेड़िए ज्यादातर रात में देखे गए थे और इनके देखे जाने की जगहें ऐसे इलाकों में थीं जहां कई बार बिगफुट्स का देखा जाना भी रिपोर्ट किया गया था। जो भी हो, ये सब हमारे इस नेशनल पार्क में पिछले 2 सालों से चल रहा है, और शायद इन भेड़ियों ने इस पार्क को अब अपना घर बना लिया है। हालांकि अभी तक इन भेड़ियों ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है, पर मुझे दुख है कि मेरी जानकारी के हिसाब से 3 पालतू कुत्तों के गायब होने की ऑफिशियल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इनमें से एक जर्मन शेपर्ड था और 2 गोल्डन रिट्रीवर्स। ये सारे कुत्ते इस पार्क में आने वाले लोगों के ही थे, और ये सिर्फ 4 महीनों के अंदर अंदर ही गायब हुए हैं। और इसी समय के आसपास लोगों ने इन बफेलो वुल्व्स के दिखाई देने की बात करना भी शुरू किया था। जितने गवाहों के बयान और रिपोर्ट्स मेरे पास हैं,
मैं इतना कह सकता हूं कि इन जायंट वुल्फ्स ने शायद इस इलाके के बाकी नेचुरल प्रेडेटर्स जैसे कि भालू और भेड़ियों को यहां से भगा दिया है। मेरी असल चिंता की वजह यह है कि इस पार्क से जब हिरन खत्म होने की कगार पर होंगे, तब वो भेड़िए कौन से इलाके में जाएंगे और किसे अपना शिकार बनाना शुरू करेंगे। मेरे सुपरवाइजर्स और बाकी सीनियर ऑफिसर्स इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि वो चाहते हैं कि सब इस बारे में बिल्कुल चुप रहें। इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं, ताकि आप हमारे ही नहीं, किसी भी नेशनल पार्क में रात के वक्त हाइकिंग या कैंपिंग के लिए ना जाएं। ये भेड़िए अनप्रेडिक्टेबल हैं और मुझे लगता है कि बदकिस्मती से कभी ना कभी शायद कोई ना कोई इंसान इनका शिकार बन ही जाएगा।